करीब आधी रात को ठीक उसी समय वही फुसफुसाहट मुझे फिर से सुनाई दी, जो कि इस बार और भी करीब लग रही थी। पर वो क्या है ये देखने के लिए मैंने मशाल जलाई और बाहर जाने की हिम्मत जुटाई। गर्मियों की रातें अक्सर शांत होती थी, लेकिन उस रात कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। मैं मछली पकड़ने के बाद घर लौटा ही था कि थकावट के वजह से मैंने सोने में देर नहीं लगाया। पर आधी रात को अचानक से मेरी नींद टूट गई, जिसका कारण था वो आवाज जो घर के बाहर से आ रहा था। वो आवाज किसी के कदमों की लग रही थी, जो मुझे साफ सुनाई दे रहा था। उस आवाज को सुनकर मैंने लीला को हल्के से हिलाकर उठाया और धीरे से कहा कि बाहर कोई है, लेकिन वो आधी नींद के स्वर में बोली कि शायद वो जंगली जानवर होंगे। ये बोलकर लीला ने मुझे सो जाने को कहा। हालांकि उसकी बातों ने थोड़ी राहत तो दी थी, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं हो रहा था। मैं वहां किसी के उपस्थिति को वाकई में महसूस कर पा रहा था। और जब मैं सुबह उठा तो वो सही भी निकला, क्योंकि घर के चारों ओर जो नमक की लकीरें मैंने जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए डाली थी, वो कई जगह से टूटी हुई थी। ये देखकर मैं हैरान था, लेकिन मैंने इसे ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि वहां कोई जानवर आया होगा। लेकिन फिर से दिन के ढलते ही मुझे रात में फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी, पर इस बार उन कदमों की आवाज के साथ हल्की हल्की फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हो। हालांकि वह आवाज इतनी धीमी थी कि उनके शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। इसलिए मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन उस अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन सब के बाद उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। सुबह जब बाहर गया तो देखा तो नमक की लकीरें फिर से टूटी हुई थी, पर इस बार मैंने उसे हल्के में नहीं लिया। हालांकि ये कौन कर रहा था इसका मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन अब हर सुबह मुझे नमक की लकीरें टूटी मिलती थी। इस विषय को लेकर मैंने लीला से इसका जिक्र दोबारा किया, लेकिन उसने फिर से वही कहा जो पहले कहा था कि शायद ये किसी जानवर का काम होगा। लेकिन मन ही मन में जानता था कि इसका वजह कुछ और ही है। पर क्या है ये जानने के लिए मैंने सोने से पहले दोबारा घर के चारों ओर अच्छी तरह से नमक की लकीरें डाली, और फिर रात को मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगा। करीब आधी रात को ठीक उसी समय वही फुसफुसाहट मुझे फिर से सुनाई दी, जो कि इस बार और भी करीब लग रही थी। पर वो क्या है ये देखने के लिए मैंने मशाल जलाई और बाहर जाने की हिम्मत जुटाई। पर वहां से बाहर निकलते ही मुझे ठंडी हवा का झोंका अपने चेहरे पर महसूस हुआ। उस दौरान अकेला होने के वजह से घबराहट के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से वो आवाज आ रही थी। पर उस दिशा की ओर बढ़ते बढ़ते मैं अपने नाव तक पहुंच गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर फिर भी मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए वहां ठीक से देखने का सोचा। पर जैसे ही मैं वो करने जा रहा था, वैसे ही अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। ठीक मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। इस घटना के होते ही मानो मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई थी और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। इसलिए वहां और रुकना ठीक ना समझकर मैं जल्दी से घर लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। जिसके ठीक कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी अनु ने मुझसे सहमे हुए आवाज में कहा कि उसने रात के वक्त 2 अजीब आकृतियों को देखा था, और वो आकृति हमारे नाव के पास बैठकर हमारे घर की ओर ही देख रहे थे। अपनी बेटी के मुंह से ये सुनते ही मेरी चिंता और बढ़ गई थी, क्योंकि अनु ने जो देखा वो मेरे डर को और पुख्ता कर रहा था। ये सब अब रोज का सिलसिला बन गया था। हर रात वे साए दिखाई देते थे और हर सुबह नमक की लकीरें टूटी मिलती थी। एक रात तो मैंने फिर से बाहर जाने की कोशिश की,
ये देखने के लिए कि आखिर वो कौन है। मैंने घर के बाहर एक मशाल जलाई और पूरी रात जागता रहा। आधी रात को जब वही फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी, मैं मशाल लेकर बाहर निकला। पर जब मैं अपने नाव के पास पहुंचा तो देखा कि वहां दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी लंबाई किसी साधारण इंसान से कहीं ज्यादा लग रही थी। इसलिए मैंने दूर से ही कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन जवाब में सिर्फ एक तेज हवा का झोंका आया और मेरी मशाल बुझ गई। इसीलिए मैं तुरंत डर के मारे पीछे हट गया और घर की ओर भागने लगा। पर उस दौरान जब मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इन सब घटना के कुछ दिन के बाद मैंने तय किया कि हम शहर चले जाएंगे, क्योंकि वहां रहकर भी हमारा कुछ नहीं हो रहा था और उसके ऊपर से उन भयानक घटनाओं का होना वो हमारा जीना और भी मुश्किल कर रहा था। इसलिए मैं कुछ हफ्तों के बाद रोजगार की तलाश में अपने परिवार को लेकर शहर चला गया। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। मैं जिस ओर जा रहा था वह दिल्ली कैंट से होकर गुजरना अक्सर शॉर्टकट माना जाता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे ही हमने कैंट के इलाके में प्रवेश किया, माहौल में एक अजीब सी चुप्पी आ गई। घने पेड़ सड़क के दोनों ओर झुके हुए थे, हवा में ठंडक थी और दूर कहीं से उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। और उन आवाजों के बीच मैं अपने बाइक पर नितिन के साथ आगे बढ़ रहा था। उसी दौरान रास्ते के एक मोड़ पर सड़क के किनारे सफेद साड़ी में मुझे एक औरत खड़ी दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने अपने हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे उसे लिफ्ट चाहिए हो। पर उसकी झुकी हुई नजरें और उसके अजीब रूप को देखकर मेरे भीतर एक अजीब सा डर उमड़ने लगा। इसलिए मैंने वहां बाइक नहीं रोकी, बल्कि मैं उसे नजरअंदाज करके रास्ते पर चुपचाप आगे बढ़ने लगा। पर उसके थोड़े दूर जाते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। न जाने क्यों मुझे बार बार पीछे देखने का मन कर रहा था। इस बेचैनी ने अभी तक मेरे मन को छोड़ा नहीं था कि तभी अचानक मेरी बाइक झटके से बंद हो गई। हालांकि मैंने उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो स्टार्ट नहीं हुई। पर क्यों? उस ठंडी रात में ये सवाल मुझे परेशान कर रही थी, और साथ में ये कि अब हम बाकी का रास्ता कैसे पूरा करेंगे। हम दोनों इसी चीज को लेकर बात कर रहे थे कि तभी कोहरे के बीच हमें वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखाई दी, जो कि हमसे दूर तो खड़ी थी, लेकिन इस बार वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी, जिसको देखते ही मुझे फिर से वही घबराहट महसूस होने लगा जो मैंने कुछ देर पहले महसूस किया था। इसलिए उस औरत को करीब आता देखकर हम दोनों ने पैदल चलने का फैसला किया, क्योंकि बाइक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश भी नाकाम हो रही थी। इसलिए मैं अपने बाइक को धकेलते हुए चुपचाप आगे बढ़ने लगा। पर न जाने कैसे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था, यानी कि वो बाइक मुझे भारी लगने लगी थी। और कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा है, जिसके वजह से मुझे बाइक को धकेलने में हर कदम में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। हालांकि नितिन पीछे से बाइक को धकेलने की कोशिश कर रहा था, पर उसके बावजूद भी वो काम जितना आसान होना चाहिए था वो उतना आसान नहीं था। और फिर उसी संघर्ष के बीच मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य नजरें हमारे ऊपर टिकी हुई है। इसलिए एक पल के लिए मैंने अपने चारों ओर देखा, पर आसपास कोई नहीं था। वो औरत भी अब हमारे पीछे से कहीं जा चुकी थी, यानी कि तब आसपास इतना सन्नाटा था कि तब हर एक आहट बहुत ही स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। यानी कि उस वक्त जंगल के बीच
हमारे चलने का आहट ही गूंज रहा था, खास करके उन सूखे पत्तों की सरसराहट जिस पर हम कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। न जाने क्यों उस समय हमें हर एक चीज से डर लगने लगा था। पेड़ों की टहनियां सड़क की ओर ऐसे झुकी थी मानो वो रास्ता रोकना चाहती हो। फिर न जाने कहां से उस सन्नाटे में मुझे कभी हंसी की गूंज सुनाई देती तो कभी रोने की आवाज। वो सब आवाजें इस तरह से मेरे कानों में पड़ रहे थे जैसे वो सब एकदम मेरे बगल में हो रहा हो, जबकि वह मेरे और नितिन के अलावा कोई और नहीं था। उस डर और अजीब से बेचैनी के बीच हमें चलते हुए काफी समय हो चुका था, इसलिए कुछ समय बाद जब हम दूसरे मुख्य सड़क तक पहुंचे, मैंने आखिरी बार बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की क्योंकि नितिन का घर अब भी बहुत दूर था। पर इसमें हैरानी की बात यह थी कि इस बार इंजन बिना किसी रुकावट के चालू हो गया और साथ में ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बोझ बाइक से उतर गया हो, क्योंकि वो अब पहले जितनी भारी नहीं लग रही थी। इसलिए इंजन की आवाज़ सुनते ही मैंने बिना समय गवाए एक्सीलेटर घुमा दिया और हम तेजी से उस जगह से निकल गए। तब मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें जाते हुए देख रहा है, मानो वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत अब भी कहीं आसपास मंडरा रही थी। उस दिन हम बड़े मुश्किल से घर पहुंचे थे। दोस्तों, दिल्ली कैंट का सिर्फ ये किस्सा अकेला नहीं है। बहुत से लोगों ने उस इलाके में सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखने की बात की है। कुछ का कहना है कि वो औरत एक आत्मा है, तो कुछ का कहना है कि वो किसी दर्दनाक घटना के कारण आज भी भटकती है और राहगीरों से मदद मांगती है। दोस्तों, उस रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो आज भी मेरे जहन में ताज़ा है, जैसे वो अनुभव सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि किसी वास्तविकता की छाया हो। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के तीसरे घटना की ओर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी पसंद आएगा। हमारे छोटे से गांव चांदपुरा में एक पुराना पीपल का पेड़ हुआ करता था। ये पेड़ गांव के बुजुर्गों के अनुसार पहले कभी भूत प्रेतों का घर हुआ करता था, लेकिन सालों पहले जब मैं छोटा था तब गांव के एक पंडित ने एक बड़ा यज्ञ करके उस पेड़ की बुरी शक्तियों को वहीं कैद कर दिया था और इत्तेफाक से वो पेड़ मेरे घर के दीवार के ठीक बाहर था। हालांकि मैं बचपन से ही उस पेड़ को देखकर बड़ा हुआ था, लेकिन कोई डरावनी घटना मेरे सामने नहीं हुई थी, इसलिए मैंने कभी उस पेड़ के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरा 8 साल का बेटा मुन्ना और मेरी बूढ़ी माँ रहती थी। हमारा जीवन साधारण लेकिन सुखमय था। पर फिर आया साल 1986 का मानसून। उस बार बारिश इतनी भयानक थी कि गांव के कई हिस्से पानी में डूब चुके थे। नदी का पानी खेतों में भर गया था, इसलिए दिन भर घर में बैठे रहने के अलावा कुछ काम नहीं था। पर उस बारिश के लगभग 1 हफ्ते बाद मैंने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। तब रात के करीब 10 या 11 बज रहे थे। उस समय पूरा गांव शांत था, लेकिन मेरे घर के पास से अजीब सी आवाज आ रही थी, किसी के फुसफुसाने की आवाज, जैसे कोई घर के अंदर ही फुसफुसा रहा हो। पर घर में वैसा कोई नहीं था, इसलिए मैं उठा और खिड़की से बाहर झांककर देखने लगा, लेकिन बाहर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसे तेज हवा का झोंका समझकर टाल दिया। लेकिन अगले दिन रात को वही आवाज फिर से सुनाई देने लगी। इस बार वो पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे घर के आसपास ही बात कर रहा है। पर मेरी नींद तब उड़ी जब अचानक मुझे किसी भारी चीज के गिरने की बहुत तेज आवाज आई। वो आवाज बाहर से आ रहा था और उसको सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पेड़ की डाल टूटकर जमीन पर गिरी हो। लेकिन जब मैंने अपनी खिड़की के बाहर झांका तो वैसा कुछ नहीं था। लेकिन न जाने कैसे मैं ऐसे आवाज को सुन पा रहा था जैसे उस पेड़ की डाल चरमराते हुए टूट रही हो, जो कि बहुत ही अजीब था
क्योंकि वो आवाज जिस पेड़ से आ रहा था वो पेड़ तो बस हवा में थोड़ा बहुत लहरा रहा था। तो ऐसे में वहां से इतने भयानक आवाज को सुनकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे अंदर मानो एक अजीब सा डर जाग गया था। फिर अगले कुछ रातों में किसी के चलने की आवाज, तो कभी घर के दरवाजों से ऐसे आवाज आने लगे जैसे कोई उन्हें नाखून से खरोच रहा हो। मैं सोते सोते अक्सर उन आवाजों को सुनकर घबरा जाता था। ये एक ऐसी बात थी जो मैं चाहकर भी अपने परिवार को नहीं बता सकता था, क्योंकि मुझे ये डर था कि वो उस डर के साथ उस घर में नहीं रह पाएंगे। लेकिन कुछ दिनों में उनके चेहरे के हाव भाव से ये साफ पता लग रहा था कि उन्होंने भी कुछ अजीब महसूस किया है। मैंने माँ की ओर देखा तो उनकी आंखों में एक अनकहा डर दिखाई दे रहा था। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका शांत चेहरा जैसे बहुत कुछ बयां कर रहा था। मुझे समझ आ चुका था कि घर में सब ने कुछ न कुछ जरूर महसूस किया है, और इसीलिए ये बात मुझे और भी बेचैन कर रही थी। और उसके ऊपर से अगले कुछ दिनों में घटनाएं और भी डरावनी होती गई। कभी रात में घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, तो कभी ऐसा लगता कि कोई हमारे आंगन में चल रहा है। सबसे डरावनी घटना तो तब हुई जब मेरा बेटा मुन्ना आधी रात को रोने लगा। मुन्ना कह रहा था कि कोई खिड़की के पास खड़ा होकर उसे बुला रहा है, कोई लाल आंखों वाला डरावना आदमी। पर जब मैंने वहां देखा तो वहां कुछ नहीं था, जबकि मुन्ना अब भी वहीं देखकर रोए जा रहा था, जैसे वो अब भी उस लाल आंखों वाले अक्स को देख पा रहा था। ये सब देखकर मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई थी, और वहीं दूसरी तरफ मैं अचानक बीमार पड़ने लगा था। खैर, अब तक जो मैंने देखा और महसूस किया था उसे देखकर तो तब मुझे यही लग रहा था कि मेरे घर में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जिसका हल मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं अपने पास के एक गांव में वहां के एक प्रसिद्ध पंडित जी से मिलने गया। जब मैंने अपनी परेशानी उन्हें बताई तो उन्होंने ध्यान से सुना और अपने अनुभव से सब समझ लिया। जिसके ठीक अगले दिन उन्होंने मेरे घर में कदम रखा। हालांकि उन्होंने मेरे कहे अनुसार घर के हर कोनों को देखा, लेकिन उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। उन्होंने घर की दीवारों को, छत को और आंगन के हर कोने को ध्यान से देखा, पर वहां उन्हें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ जो मेरे घटनाओं से मेल खा सके। फिर तभी अचानक उन्हें खिड़की के पास कुछ महसूस हुआ। उसी खिड़की के पास जहां से वो पीपल का पेड़ दिखाई देता था। उन्होंने कुछ देर पेड़ की ओर देखा और फिर चुपचाप घर के बाहर निकल गए। वहां कोई उतना जाता नहीं था, इसलिए उस पेड़ के आसपास कई झाड़ियां उगाई थी, जिसको पार करके जाने के बाद उन्होंने पेड़ के पास जाकर उसकी परिक्रमा की और पाया कि वहां एक हिस्से का मिट्टी बारिश के वजह से ढह चुका है, जिसके मिट्टी के साथ एक लोहे का सरिया भी निकला हुआ था। वो दरअसल वो सरिया था जो मेरे बचपन में दूसरे पंडित ने उसे गाड़कर कोई रस्म किया था, ताकि वहां की बुरी शक्ति उस पेड़ में ही कैद रहे। पर वो सब बचपन में होने के वजह से मुझे ठीक से याद नहीं था। लेकिन वो पंडित जी उस लोहे के सरिये को देखकर मेरे घर में होने वाली घटनाओं का कारण समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत एक रस्म करने को कहा, क्योंकि इतने दिनों से मैं जिन घटनाओं का सामना कर रहा था वो इस बात का संकेत थी कि रस्म के लिए और देर नहीं किया जा सकता। इसलिए पुजारी जी ने उस पेड़ के आसपास सफाई करवाई और वहां गंगा जल का छिड़काव किया। फिर एक वेदी बनाई गई और चारों ओर मंत्र लिखे गए धागे बांधे गए, और फिर रस्म के आखिर में उन्होंने 4 लोहे के सरियों को उस पेड़ के चारों तरफ गाड़ दिया। उस दिन के बाद मेरे घर में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन उसके बाद से मैं रात में जब भी उस पेड़ को देखता था तो मेरी रूह कांप जाती थी, उन घटनाओं को याद करके जो मैंने देखा, सुना और महसूस किया था। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के चौथे घटना की ओर, जो कि ऐसे ही रहस्यों और डरावने पलों से भरा हुआ है। बहुत घटना।
उस रात जब मैंने अजय को उसके घर छोड़ा और अकेले उस सुनसान रास्ते पर लौटा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं केवल अंधेरे और सन्नाटे से नहीं, बल्कि किसी अनदेखी अनजानी ताकत से भी जूझ रहा हूँ। क्योंकि जिस परछाई को मैंने नजरअंदाज किया था, वो अब मेरा पीछा कर रही थी। ये घटना साल 2017 की है, जब मैं पुणे के एक कॉल सेंटर में काम कर रहा था। मेरी शिफ्ट आमतौर पर सुबह 10 बजे शुरू होती और शाम के 6 बजे खत्म होती थी। उस समय मैं और मेरा दोस्त अजय एक ही शिफ्ट में काम करते थे। क्योंकि अजय का घर मेरे रास्ते ही पड़ता था, इसलिए मैं ही अक्सर उसे घर छोड़ने के बाद अपने घर लौटता था। अजय का घर शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में था। वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबा संकरा रास्ता था, जिसके दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थी। तब मानसून का समय चल रहा था, इसलिए बारिश रुक रुक कर हो रही थी और उस इलाके में सड़कें कीचड़ से भर गई थी। हालांकि अजय इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, पर वहां से देर रात को जाते हुए अजय ने मुझसे कभी कभार ये कहा था कि उस रास्ते पर उसे रात में अजीब सी बेचैनी होती है। लेकिन मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। पर यह घटना उस रात की है, जब मैं शिफ्ट के खत्म होने के बाद अजय को उसके घर छोड़ने गया था। घड़ी में तब रात के करीब 7 बज रहे थे। आसमान में हल्के बादल थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसके घर तक जाने वाले कच्चे सड़क तक ही छोड़कर निकल जाता था, पर आसमान में बादल को देखते हुए मैंने उसे सीधे घर तक छोड़ने की बात की, जो कि उस मेन रोड से तकरीबन 10 मिनट का रास्ता था। उस कच्चे रास्ते पर उतरते ही मुझे एक सन्नाटे का एहसास हुआ, जो कि मेन रोड के शोरगुल से एकदम विपरीत था। हालांकि तब मैंने इस बात को थकान मानकर उतनी तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन उस कच्चे रास्ते से जैसे जैसे मैं अजय के घर की ओर बढ़ रहा था, न जाने क्यों मुझे हवा में कुछ अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। लेकिन उसे नजरअंदाज करते हुए मैं फिर भी आगे बढ़ता गया। पर अजय के घर के पास पहुंचने के कुछ मिनट पहले ही मेरे बाइक के हेडलाइट के सामने से अचानक एक परछाई सी लहराई। मुझे लगा शायद वो कोई जानवर होगा, लेकिन अजय ने पीछे मुड़कर कुछ देखा और चुपचाप बैठा रहा। फिर कुछ देर के बाद मैंने बाइक रोकी और उसे उसके घर के सामने उतार दिया। जब मैं वहां से वापस लौटने लगा, तब उसने मुझे सिर्फ यही कहा कि संभल कर जाना। हालांकि ये शब्द मैं कई बार सुन चुका था, लेकिन उस दौरान अजय के गले का जो सुर था वो थोड़ा भारी लग रहा था। खैर, अब मुझे अकेले उसी रास्ते से लौटना था। मैंने बाइक को स्टार्ट की और धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते पर बढ़ने लगा। वहां से निकलते हुए मुझे कुछ ही मिनट हुए थे। अजय का घर भी पीछे छूट चुका था और मेरे सामने एकदम सुनसान रास्ता था। उसी बीच अचानक सड़क के बीचों बीच मैंने एक औरत को खड़ा देखा, जिसके कपड़े मैले कुचैले थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। पर उस अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वो रास्ता पतला होने के कारण मैंने बाइक को रोक दिया और हॉर्न बजाने लगा, लेकिन वो औरत हिले तक नहीं। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो पल भर का माहौल भी मुझे कई घंटों के बराबर लग रहा था। पर एक पल ऐसा आया जब मुझसे और रहा नहीं गया, इसलिए मैंने हॉर्न को बार बार बजाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि वो कोई पागल औरत होगी। पर तभी अचानक से वो औरत तेजी से मेरी ओर बढ़ने लगी। उस दौरान वो जिस चाल के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थी, उसे देखते ही मैं डर के मारे बाइक समेत ही गिर गया। पर जैसे ही मैं बाइक को अपने पैरों से हटाकर वापस खड़ा हुआ, मैंने देखा कि वो औरत वहां नहीं है, यानी कि वो औरत वहां से जा चुकी थी। पर कहाँ, ये ना तो मुझे पता था और ना ही मैं कहीं उसे देख पा रहा था। उस एक पल में मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उस सन्नाटे में मैं उन्हें साफ सुन पा रहा था और यहाँ वहाँ देखते हुए बस यही उम्मीद कर रहा था कि वो औरत फिर से सामने ना आ जाए।
इसलिए उस मौके को देखते हुए मैंने जल्दी से बाइक को उठाया और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गया। पर वो सब था क्या, इसके बारे में जानने के लिए मैंने उसके अगले दिन अजय को इस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन उसे भी ये नहीं पता था कि आखिर उस रास्ते पर ऐसा क्यों होता है। हालांकि अजय ने भी मेरी तरह ही उस औरत को पहले पागल समझा था जिसे वो उस रास्ते पर भटकते हुए देखता था। लेकिन मेरी ही तरह एक घटना के बाद उसका भी ये सोच बदल गया। हालांकि अजय पैसों की तंगी के वजह से उस जगह को नहीं छोड़ पा रहा था, लेकिन कुछ महीनों में जब उसकी हालत सुधरी उसने तुरंत दूसरे जगह घर ले लिया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि नितिन जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।